द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं भारत के बारे में एक ऐसे फैक्ट से जो इसके विशाल आकार और इतिहास दोनों को एक साथ दिखाता है। अच्छा। करोड़ों साल पहले भारत गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जी। और वहां से टूटकर हजारों मील का सफर तय करके ये यूरेशियन प्लेट से टकराया और आज ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और मजे की बात यह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया का सिर्फ 2.4% हैं, लेकिन इसी जमीन पर दुनिया की लगभग अपमानीय 18% आबादी रहती है। बाप रे, मतलब जगह कम लोग ज्यादा। बिल्कुल। और ये घनत्व ही भारत की हर कहानी का शुरुआती पॉइंट है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, संस्कृति हो या फिर भूगोल। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम इसी भूगोल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ नक्शे को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन रेखाओं और सीमाओं के पीछे की कहानी को समझेंगे जो भारत की पहचान बनाती हैं। हम इसके अक्षांश और देशांतर विस्तार से लेकर इसके जमीनी और समुद्री पड़ोसियों के साथ इसके जटिल रिश्तों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर भारत की स्थिति को ठीक से बैठाते हैं। ठीक है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में है और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है। ओके। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तर तक है। और इसका देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व तक फैलाए। जी, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई सिर्फ 2933 किलोमीटर है। ये लगभग 300 किलोमीटर का अंतर क्यों है, जबकि देशांतर में फैलाव तो अक्षांश से भी ज्यादा दिखता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब पृथ्वी के आकार में छिपा है। आप अक्षांश रेखाओं लैटिट्यूड्स को पृथ्वी पर खींची गई लेटी हुई रेखाओं की तरह सोच सकती हैं। ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर पैरेलल रहती हैं और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। लेकिन देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स वो खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। अच्छा, जैसे किसी संतरे की फांकें होती हैं। बिल्कुल वैसे। जैसे जैसे ये रेखाएं ध्रुवों की ओर जाती हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। अच्छा। चूंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए यहाँ देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तुलना में एक दूसरे के ज्यादा करीब होती हैं। तो इसीलिए ज्यादा देशांतरीय फैलाव के बावजूद पूरा पश्चिम की असल दूरी उत्तर दक्षिण की दूरी से कम है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत दिलचस्प तरीके से समझ आया। तो भारत का ये विशाल आकार और इसकी ये जो बनावट है, इन पर कुछ काल्पनिक रेखाएं भी खींची गई हैं जिनका हमारी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। हाँ, और इनमें से सबसे मशहूर है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी अक्षांश पर है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। 2 बराबर हिस्से? हाँ, एक उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल और दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से है ना? हाँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों को याद रखने के लिए हमारे सोर्सेज में एक मजेदार ट्रिक भी दी गई है। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। ये स्कूल में बहुत काम आती होगी। बिल्कुल। लेकिन कर्क रेखा के अलावा एक और रेखा है जो हमारे फोन की घड़ी से लेकर ट्रेन के टाइम टेबल तक सब कुछ तय करती है। भारतीय मानक समय की रेखा IST। जी, सही कहा आपने। भारत के इतने विशाल पूर्व पश्चिम विस्तार के बावजूद हमारे पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है। एक ही? हाँ, सिर्फ एक। ये 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये रेखा ग्रीनविच मीन टाइम GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे है। और ये भी कुछ राज्यों से गुजरती है? जी, ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक मिनट, अगर कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम जा रही है और IST रेखा उत्तर से दक्षिण, तो ये कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काटती होंगी। क्या भारत में ऐसा कोई अनोखा चौराहा है? जी हाँ, और ये एक बहुत ही अनूठा भौगोलिक संगम है। ये दोनों महत्वपूर्ण रेखाएं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बैकुंठपुर नाम की जगह के पास एक दूसरे को काटती हैं।
कमाल है। आप कह सकते हैं कि ये वो बिंदु है जहां भारत का दिल और भारत का समय एक दूसरे से मिलते हैं। वाह, तो ये तो हुई वो रेखाएं जो भारत के बीच से गुजरती हैं। अब जरा भारत के चारों कोनों की सैर करते हैं। चलिए। ये चारों कोने भारत के विशाल कैनवस की सीमाएं तय करते हैं। उत्तर से शुरू करें। बिल्कुल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, जो लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। सियाचिन मतलब ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका हुआ। दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में से एक है, इसलिए इस बिंदु की सामरिक अहमियत बहुत ज्यादा है। और सबसे पूरब में जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है, वो है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। ये चीन की सीमा के बहुत करीब एक छोटा सा गांव है। ओके। और पश्चिम में? देश का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात का गोहर मोती, जो कच्छ के रण में पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। ये इलाका सर क्रीक विवाद की वजह से काफी संवेदनशील माना जाता है। और दक्षिण में? यहाँ अक्सर कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट को लेकर थोड़ा भ्रम हो जाता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। हाँ। अगर हम भारत की मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड की बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। जी, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम होता है। लेकिन अगर हम भारत के संपूर्ण क्षेत्र को देखें, जिसमें हमारे द्वीप भी शामिल हैं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ना? जी, इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। ये 2004 के सुनामी में काफी हद तक डूब गया था, लेकिन ये आज भी भारत की समुद्री पहुंच और इसके विस्तार का प्रतीक है। तो ये चारों कोने भारत के विस्तार की कहानी कहते हैं। अब जरा इस कैनवस के अंदर देखते हैं। यहाँ कुछ राज्य राजस्थान जितने विशाल हैं, तो कुछ गोवा जितने छोटे। हाँ, ये भी भारत की विविधता का एक और पहलू है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों में? केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। और जब बात जनसंख्या की आती है तो समीकरण बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम आबादी वाला सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे घनी आबादी वाली है और लक्षद्वीप में सबसे कम लोग रहते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में विकास और संसाधनों की चुनौती कितनी अलग-अलग है। सही। ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब उस हिस्से पर आते हैं जो भारत की सुरक्षा और विदेश नीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, हमारी जमीनी सीमाएं। 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमाएं हैं। हाँ, और ये दुनिया के कुछ सबसे जटिल इलाकों से गुजरती हैं। बिल्कुल। भारत 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है और इन्हें एक एक करके नहीं बल्कि इनके स्वभाव के हिसाब से समझना ज्यादा दिलचस्प होगा। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? चलिए, सबसे लंबी और सबसे अनूठी सीमा से शुरू करते हैं, बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर। ये तो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा है। और ये सिर्फ लंबी नहीं है, बहुत घुमावदार और नदियों से भरी हुई है। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। और 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, तो इस सीमा को भी उसी रेडक्लिफ लाइन ने तय किया था। जी, जिसने पश्चिमी सीमा को बनाया था। लेकिन यहाँ का भूगोल और संस्कृति तो पश्चिम से बिल्कुल अलग थी। तो एक ही लॉजिक से 2 अलग-अलग जमीनों पर रेखा खींचने का असर क्या हुआ होगा? बहुत गहरा असर पड़ा। इसने गांवों को, परिवारों को और नदियों तक को बांट दिया। दशकों तक यहाँ एन्क्लेव्स की समस्या रही। मतलब एक देश की जमीन दूसरे देश के अंदर फंसी हुई थी? हाँ, हाल ही में एक समझौते के तहत इस समस्या को सुलझाया गया है। लेकिन ये सीमा दोस्ती की भी है। मिताली, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें दोनों देशों को जोड़ती हैं। और त्रिपुरा तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। बिल्कुल। बांग्लादेश के बाद अब उन 2 सीमाओं की बात करते हैं जो अक्सर तनाव का केंद्र रहती हैं, चीन और पाकिस्तान। हाँ, पहले पाकिस्तान की बात कर दें। 3,330 किलोमीटर की सीमा, ये भी रेडक्लिफ लाइन को ही नतीजा है। और ये सीमा भी कई तरह के इलाकों से गुजरती है। बिल्कुल। गुजरात के कच्छ के रण से शुरू होकर राजस्थान के रेगिस्तान, पंजाब के हरे भरे खेत और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों तक जाती है। यहाँ नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC भी है, जो एक फैक्चुअल सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। और चीन के साथ हमारी 3,488 किलोमीटर की सीमा, वो तो और भी ज्यादा जटिल लगती है। बिल्कुल। चीन के साथ सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा जाता है। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख में है, जहां अक्साई चिन को लेकर विवाद है। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश आता है, जहां मैकमोहन लाइन को लेकर असहमति है।
इस सीमा का ज्यादातर हिस्सा बहुत ऊंचा और दुर्गम है, जहां मौसम खुद एक बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ये तो हुई तनाव वाली सीमाएं, लेकिन हमारी कुछ सीमाएं दोस्ती और खुलेपन के लिए भी जानी जाती हैं, जैसे नेपाल और भूटान के साथ। सही कहा। नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। और ये खुली सीमा है ना? दुनिया की कुछ सबसे खुली सीमाओं में से एक। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। और भूटान के साथ? भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की सीमा है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ये भी एक शांत और मित्रपूर्ण सीमा है। अच्छा, और इन दोनों सीमाओं की रक्षा कौन करता है? इन दोनों ही सीमाओं की रक्षा का जिम्मा सशस्त्र सीमा बल SSB के पास है, जिनका काम सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि लोगों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना भी है। आखिर में बचते हैं म्यांमार और अफगानिस्तान। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा हमारे 4 पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी एक ट्रिक भी है, अरुणामामी। हाँ, इस सीमा की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले कई जनजातीय समुदायों के रिश्तेदार सीमा के दोनों पार रहते हैं। और अफगानिस्तान? सबसे छोटी जमीनी सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर। ये लद्दाख के उस हिस्से से लगती है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए फिलहाल हमारा सीधा संपर्क नहीं है। ये ऐतिहासिक डूरंड लाइन का हिस्सा है। तो ये था हमारी जमीनी सीमाओं का पूरा लेखा जोखा। जमीन से हटकर अब समुंदर की ओर चलते हैं। बिल्कुल। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है और इसकी तटरेखा भी बहुत विशाल है। हाँ, और हाल ही में इसके आंकड़े भी बदले हैं। पहले भारत की कुल तटरेखा लगभग 7516 किलोमीटर मानी जाती थी, लेकिन अब ज्यादा सटीक सैटेलाइट मैपिंग की वजह से ये आंकड़ा 11,098.81 किलोमीटर है। 11,000 किलोमीटर, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, क्योंकि इसमें हर छोटी बड़ी खाड़ी और मुहाने को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि हमारी समुद्री जिम्मेदारी और अवसर दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा हैं। सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात की है, ये हम जानते हैं जी। लेकिन समंदर में हमारा अधिकार कहाँ तक है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम है? बिल्कुल है। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के अनुसार देशों के समुद्री क्षेत्रों को 3 जोन्स में बांटा गया है। ओके। तट से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र प्रादेशिक सागर या टेरिटोरियल सी कहलाता है। ओके। इस पर देश का वैसा ही पूरा अधिकार होता है जैसा उसकी जमीन पर होता है। मतलब कोई भी जहाज बिना इजाजत यहाँ से नहीं गुजर सकता? हाँ, कुछ शर्तों के साथ। इसके बाद तट से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र संलग्न क्षेत्र या कंटिग्यूअस जोन कहलाता है। यहाँ देश को सीमा शुल्क, साफ सफाई और इमिग्रेशन से जुड़े कानून लागू करने का अधिकार मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण है तट से 200 नॉटिकल मील तक का विशाल क्षेत्र, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस 200 नॉटिकल मील के दायरे में समुद्र के अंदर और नीचे मौजूद सभी संसाधनों जैसे मछली, तेल, गैस, इन सब पर उस देश का एकमात्र अधिकार होता है। वाह, तो भारत का EEZ बहुत विशाल होगा। बिल्कुल, और ये हमारी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और इस विशाल समुद्री क्षेत्र में हमारे पड़ोसी कौन हैं? हमारे 2 मुख्य समुद्री पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका हमसे पाक झलडमरू मध्य, पर्ल स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होता है। यहाँ लोग अक्सर स्ट्रेट और गल्फ में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो स्ट्रेट पानी का वो संकरा रास्ता है जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ता है, जबकि गल्फ या बे समुद्र का वो हिस्सा है जो जमीन के अंदर तक घुसा हो। अच्छा। दुनिया की सबसे बड़ी बे बंगाल की खाड़ी है और सबसे बड़ी गल्फ मेक्सिको की खाड़ी। ये जानकारी बहुत काम की है। अब इतनी विशाल जमीनी और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना भी एक बहुत बड़ा काम होगा। बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए हमारे पास कई विशेष बल हैं। जैसे? एक तो है सीमा सड़क संगठन BRO, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है और इन मुश्किल इलाकों में सड़कें बनाने का काम करता है। फिर सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुश्किल सीमाओं की रक्षा करता है। और चीन के साथ ऊंचे पहाड़ों पर? चीन के साथ सीमा की सुरक्षा का जिम्मा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का है, जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में माहिर हैं। और नेपाल भूटान पर SSB? जी, सशस्त्र सीमा बल। ये बल सिर्फ बंदूक से ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़कर भी देश की सेवा करते हैं। चलिए, जाते जाते कुछ और मजेदार भौगोलिक तथ्यों पर नजर डालते हैं। कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। जी हाँ, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के बीच में सैंडविच की तरह है। और अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से जुड़ा है ना? हाँ, भूटान, चीन और म्यांमार।
और पश्चिम बंगाल की सीमाएं भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से लगती हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से जुड़ा है। बिल्कुल। और एक आखिरी अनोखा तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश भारत के दिल में कैसे बसा है। सही कहा। कमाल है। तो आज हमने भारत के भूगोल को सिर्फ आंकड़ों और नामों के तौर पर नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी की तरह देखा।